मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं रूपमणि प्रकाशन BSPHCL का ऑब्जेक्टिव एंड वन लाइनर और ये न्यूमेरिकल पर्सन को मैं आज सॉल्यूशन करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल का है। इसमें दे रहा है कि एक 1500 वाट का स्लीप एयर कंडीशन एक दिन में 12 घंटे संचालित होती है। एक महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत होगी? एक महीने में 30 दिन मतलब माने गए हैं। तो इसमें सिंपल कुछ दिया नहीं, इसमें जो दिया है आपका जो हमारा P है, सिंपल जो P हमारा दे दिया है कितना, P हमारा दे दिया है आपका 1500 वाट। ठीक है, समय कितना दे दिया है, डेली 12 आवर हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है डेली 12 आवर। और इसमें कितना दिन तक चल रहा है, तो एक महीना यानी 30 दिन, यानी डे दे दिया है आपका कितना, 30 दिन। तो सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है, ये सब तो मान दे दिया है। यूनिट बराबर फार्मूला होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, वाट गुने टाइम इनटू आपका डे, अब बटा में होता है 1000। सिंपल आप बैठा दीजिए, इसी मान आप बैठाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए वाट की जगह 15 है, मतलब कितना हुआ, अब कितना दिन चल रहा है, तो 12 दिन। और फिर कितना दिन के लिए, तो 30 दिनों के लिए, अब बटा में 1000 होता है। तो ये हमारा कितना निकल गया, तो 540 यूनिट निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है कि 1000 वाट की एक हीटर 200 वोल्टेज विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपया प्रति इकाई हो, ठीक है, इकाई हो, तो एक महीने का बिजली का बिल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, इसमें देखिए आपका क्या क्या दिया है, आपका सब चीज़ दिया। यूनिट बराबर हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, यूनिट बराबर क्या था, यूनिट बराबर हम लोग पढ़े थे क्या था आपका, P गुने T गुने डे, अब बटा में क्या 1000। ठीक है, अब ये जो इतना है, अब इस पे आप पुट कर दीजिए। इसमें पुट क्या करना है कि वाट के जगह मतलब कितना आप रख दीजिए, कितना है देखिए यहाँ दे दिया है 1000, तो 1000 वाट रख दिए। अब घंटा कितना है, तो ये कितना घंटा चल रहा है, तो 1 घंटा चल रहा है ना। एक घंटा कैसे निकला, तो यहाँ देखिए दिया है कि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है। तो एक महीना में 30 दिन होता है, यानी 30 घंटा दिया है। तो 1 घंटा ये 30 दिन तक चलता है, यहाँ ट्विस्ट है, ये 30 घंटे तक जुड़ा रहता है। इसका मतलब हो गया कि 30 घंटा जुड़ल है कितना दिन में, तो एक महीना में। तो एक महीना में कितना दिन होता है, तो 30 दिन, यानी 30 घंटा चल रहा है, मतलब एक महीना में। तो टाइम कितना हो गया, एक दिन में यानी 1 घंटा चल रहा है। तो ये 1000 गुने 30 बटा में 1000, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। तो यानी इतना यूनिट हो गया। और कितना रुपया, 1 यूनिट का दाम कितना बोला है, तो 4 रुपया। तो सिंपल है कि 30, सिंपल का कीजिए कि 30 गुने 4, तो कितना, 4 तिया 12, इतना रुपया हमारा हो गया। क्योंकि रुपया पूछा, 1 यूनिट का दाम कितना है, 4 रुपया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो अब 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है। 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से
30 दिनों का बिल कितना आएगा, तो कुछ नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट निकाल लिए चाहे फिर वैसे निकालिए। तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो आराम से कहा हम लोग करेंगे कि आपका फिर यूनिट बराबर हम लोग फार्मूला निकलेंगे। तो क्या यूनिट बराबर था आपका, कितना था, तो वाट यानी P गुने T गुने डे और बटा में कितना 1000। तो सिंपल बैठा दीजिए, तो हमारा कितना था इसमें सिंपल बैठा दीजिए। इसमें निकालना क्या है, तो 30 दिन का बिजली बिल, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करने पर वाट कितना दिया है, तो 1000। अब यहाँ स्क्रीन पर बैठ नहीं रहे हैं तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 1000 वाट है और गुने यहाँ 4 लिखा हुआ है सलूशन में, देखिए, और गुने 30 है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि 1000 गुने 4 और गुने 30 है। तो 1000 हमारा वाट था, 4 घंटे थे, और कितना दिन तक चल रहा है, तो 30 घंटे तक, सॉरी 30 दिन तक चल रहा है। 4 घंटा डेली चल रहे हैं 30 दिनों तक। अब बटा में 1000, 1000 कट गए, तो कितना हो गया, 4 तिया 12। तो 120 हमारा क्या आया, ये यूनिट आया। तो यूनिट अभी आया है, तो एक यूनिट का दाम कितना है, 35 पैसा। तो इसमें हम कितना कर देंगे, तो सिंपल बात है कि इसको 35 पैसा है ना, तो आप कर दीजिए कि कितना आया था, 120 यूनिट आया है। आप इसमें सिंपल 35 से गुना कीजिए, तो 35 ये पैसा है, तो इसमें 1000 से हम भाग देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। आप कटा दीजिए, कदम ये ख़त्म। 7 पचे 35, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 रुपया हो गया, ठीक है। ये 14 गो रुपया मतलब हमारा हुआ, ठीक। अब उसी प्रकार आप आइए चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देख लीजिए कि इसमें कह रहा है कि 1000 वाट का एक हीटर को एक 220 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा गया है। हीटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए आपका P दे दिया है, आपका P दे दिया, कितना P दे दिया है, तो 1000, ठीक। अब फिर इसमें क्या दिया है, आपका वोल्ट दे दिया है, तो V बराबर दे दिया है कितना, 240 वोल्ट। अब इसमें क्या दिया है, 240 वोल्ट हो गए, और AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो हीटर में विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा जब हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I बराबर निकाल देंगे, तो P अपॉन V हो जाएगा। तो P बराबर देखिए कितना दिया है, 1000 और बटा में कितना, 240 वोल्ट। कटाइए दी, कट गया 50 और ये 12, तो कितना होगा, बरचौ 48 पॉइंट, फिर कितना बचा, 2 बचा, तो 12 एकम 12, 8 बचा, तो 80 हो गया, 12 सत्ते 84, यानी कितने, कहने का मतलब हो गया 4.17 एम्पियर ना। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट और 240 वोल्ट यानी गीजर के लिए भू प्रतिरोध का अधिकतम सुरक्षित मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, सिंपल। तो इसमें गीजर का वोल्टेज यानी P बराबर क्या दे दिया है, यानी P बराबर हमको क्या दे दिया है, तो P बराबर हमको दे दिया है 3 किलोवाट, यानी किलोवाट दिया है।
तो किलोवाट दिया है तो इसको 1000 से अगर हम गुना कर देंगे तो किस में वाट में सिंपल आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये हमारा सिंपल वाट में आया। और क्या देखिए, अब वोल्ट दे दिया है, वोल्ट कितना दे दिया है, भी दे दिया है 240। इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर पी अपॉन भी। तो पी बराबर कितना दे दिया है, तो पी बराबर आपका यहाँ पे देखिए, इसको कट करते हैं, पी बराबर कितना है, तो 3000 वाट है, यानी 3000 और फिर बटा में कितना 240। तो अब इसको काटिए, कट गया, और 12 से यानी 24 से काटिएगा तो लगभग 12.5, यानी आई बराबर कितना आ गया, 12.5। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, आराम से सब बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6 है। सिक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा आप लोग समझिएगा इस बात को, मैं बतला रहा हूँ। इसमें दिया है क्या कि 1 किलोवाट और 230 वोल्ट केतली को 15 एम्पियर ले जाने वाली पावर कार्ड का प्रयोग करके 15 एम्पियर प्लग सॉकेट से जोड़ा जाता है। तो इस उपकरण परिपथ का फ्यूज रेटिंग क्या होगी। तो ये फ्यूज रेटिंग जो होता है ना, फ्यूज रेटिंग इस सभी के लिए होता है कि देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि रेटिंग बराबर होता है 1.5 गुने आई लेते हैं। तो रेटिंग के लिए हमेशा क्या लेते हैं, 1.5 गुने जो हमारा करंट आया लेना पड़ता है हमें। तो कुछ नहीं है इसमें, वाट देखिए पी बराबर दे दिया है तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, और भी बराबर दे दिया है, भी बराबर कितना दिया है, तो आपका 230 वोल्ट। अतः आई बराबर कितना होता है, पी अपॉन भी। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये हमारा 4.34 एम्पियर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फ्यूज का रेटिंग क्या होगा। तो अभी हम ऑलरेडी क्या किए थे, तो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं कि फ्यूज रेटिंग बराबर इतना होता है, तो 1.5 गुने आई। तो आई का मान दे दिया है कितना, 4.34। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 6.51, ये आपका क्या रेटिंग आ गया, तो 6.51 ये किसके लगभग बराबर है, तो यानी 6 के बराबर है, तो यानी हमारा सी नंबर होगा। अब 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 में क्या क्या दिया है, सात में पे जो दिया है इसमें सिंपल है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में मगर सिंपल है। पहला देखिए क्या दिया रहा है कि एक इंडस्ट्री में प्रत्येक 60 वाट के लाइन बिंदुओं की संख्या 1000 तथा 5 HP का शक्ति भार उपभोक्ता लाइन भार प्रतिदिन 6 घंटा का प्रयोग किया जाता है तथा शक्ति भार प्रतिदिन 10 घंटे का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिदिन कितनी यूनिट की खपत होती है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक लाइट द्वारा खपत कितना हो रहा है, तो 60 वाट हो रहा है। तो कै गो बल्ब जल रहा है, बिंदु यानी बल्ब हो गया। तो ये कितना बल्ब जल रहा है, तो ये हमारा 100 गो बल्ब जल रहा है। तो 100 बल्ब का खपत कितना होगा, तो यानी एक है कितना 60 वाट का, तो 100 गो, तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 6000 वाट हो जाएगा। तो यानी 1000 से इसमें अगर हम भाग देते हैं, तो इसमें 1000 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसलिए के भी 1000 से भाग देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। अब कह रहा है कि प्रतिदिन 1000 लाइट द्वारा खर्च ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर क्या हम लोग अभी देखे हैं कि ऊर्जा बराबर अभी हम लोग देखे हैं
कि यहाँ पे 6 किलोवाट गुने 6 है, तभी कहिएगा कि 6 कहाँ से आ गया भाई। तो 6 आपका जो है ना, हाँ यहाँ पे आए थे हम लोग कि यहाँ देखिए ये जो दिया है टर्म कि 6 गुने 6 कहाँ से आ गया, तो ये हमारा 6 जो है 6 किलोवाट और गुने 6 ये कहाँ से आया, तो ये आपका कितना घंटा जल रहा है, तो 6 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, यानी 6 एक 36 हो गया, 36 हो गया। उसी प्रकार 36 किलोवाट यानी इतना 36 यूनिट हो गया। अब है कि शक्ति भार, अब शक्ति भार जो है बिजली का 50 HP यानी 50 गुने 746 वाट होता है 1 HP बराबर। तो इतना में गुना कीजिएगा तो आपका इतना लगभग आएगा 37,300। अब इसमें 1000 से भाग दीजिएगा तो ये किलो वाट में आ जाएगा, समझ गए। ये जो किलो वाट में आ गया तो 37 किलो वाट हो गया। अब ये कितना दिन चल रहा है, तो देखिए यहाँ 10 घंटा के बाद, तो 10 से गुना कर दीजिएगा तो 373 किलो वाट घंटा, तो 373 किलो वाट घंटा ये क्या होगा, यूनिट के मात्रक है। अब क्या करेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, किसका किसका, ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ गया 409 किलो वाट घंटा आता है। तो अभी इसमें पूछ रहा है कि कितना यूनिट खपत होगा, तो यूनिट डायरेक्ट पूछा है तो 409 यूनिट खपत होगा, तो डायरेक्ट कितना हो गया हमारा सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बस न्यूमेरिकल पार्ट अब ख़त्म हो गए। अगला हम लोग देखते हैं वन लाइनर। साधारण तापन साधन में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है। अब अगला है क्या कि विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी चीनी मिट्टी होती है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान 550 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है, 500 से 900 सेंटीग्रेड तक होता है। आगे है कि निवारण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। साधारण तौर पर सावधानी के तौर पर हीटर इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापमान को 1035 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। सही है, कितना 135 से अधिक नहीं होना चाहिए। ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व उससे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 0.01 किलो ओम होना चाहिए। आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार थर्मोस्टेट सेटिंग की जांच से ज्ञात की जा सकती है। किसके द्वारा, तो थर्मोसेटिंग के द्वारा। ठीक है। अब आगे है कि प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन से प्रतिरोध के लिए जांच होना चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ पोर्सिलिन पदार्थ होते हैं। ठीक है।
वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंतः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास ऊल से भरना गर्म जल की ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है। वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के ऊष्मा दबाव को मुक्त करना है। अब है कि वह हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापमान तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान 0 ओम या फिर कुछ ओम से कम होनी चाहिए। बात सही है। एक नंगे ऊष्मीय तंतु से मुक्त इलेक्ट्रिक स्टोव के संचालक तापक्रम का परास कितना होता है? 750 से 900 सेंटीग्रेड होता है। देखिए आगे देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण अत्यधिक ऊष्मा होता है। अत्यधिक क्या होगा? ऊष्मा होगा। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य 16 प्लेटों के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना है। सही बात है। केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेटी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। क्या बोला कि केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेटी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखना है। गर्म प्लेट के ऊष्मीय तंतु के संचालन तापक्रम परास 550 से 700 सेंटीग्रेड होता है। क्या बोला? गर्म प्लेट का प्लेट में ऊष्मीय तंतु का संचालक तापक्रम परास 550 से 700 सेंटीग्रेड होता है। विद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रण स्टोव हॉट प्लेट का होता है। इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है क्योंकि इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होती है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। VVI है। क्या बोला कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें अनंत होता है। VVI है। गीजर का आंतरिक टंकी आलेपित तांबे की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से खराब न हो। आगे देखिए कि गीजर के आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण तांबे की सीट पर करोजन प्रभाव को समाप्त करना है। सही है कि गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतर टैंक के बीच में लूम है। लूम प्रयुक्त होता है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं रहता है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। इसका संभवतः कारण थर्मोस्टेट संपर्क में खुलापन हो सकता है। गीजर का फ्यूज बार बार उड़ जाता है तो इसमें दोष का मुख्य कारण ऊष्मक तंतु का भूमिगत होना। आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है। गीजर गर्म जल नहीं देता तो खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्क ढीले संपर्क की जांच करके दोष की खोज की जा सकती है।
सावधानी अच्छा सावधानी के तौर पर गीजर का आंतरिक स्विच स्नान कक्ष के बाहर लगाना चाहिए। रिसने वाले टैंक में युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी चाहिए। इसके संभावित कारण थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द रिसाव होना है। सीलिंग फैन के स्विच को ब्लेड की छोर से मोटर के केंद्र की दूरी केंद्र की दोगुनी दूरी पर प्रकट की जाती है। सीलिंग फैन के स्विच को ब्लेड के छोर से मोटर के बीच की दूरी दुगनी दूरी पर प्रकट किया जाता है। सीलिंग फैन में अस्थायी संधारित्र यानी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन में अस्थायी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। यदि फैन में कैपेसिटर लघु परिपथ है तो फैन नहीं चलेगा। कुछ सीलिंग फैन में पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए जिसमें से दो पंखे को कंपन करते पाया गया। कंपन का मुख्य कारण फैन की पत्तियों का मुड़ा होना है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर पंखे के आरोपित वोल्टेज के पात के लिए प्रयुक्त होता है। किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का मुख्य कारण लघु परिपथ संधारित्र होना है। सीलिंग फैन के घुमाव फैन की पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी से निर्धारित की जाती है। सीलिंग फैन के घुमाव फैन की पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी से निर्धारित होती है। सीलिंग फैन की पत्ती फैन के ऊपरी आवरण में जमा होते हैं। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली है तो मिक्सर चलेगा ही नहीं। घरेलू कार में फूड मिक्सर के लिए उपयुक्त घरेलू कार्यों में फूड मिक्सचर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः यूनिवर्सल मोटर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उसमें मोटर लगता है जो घरेलू कार्य में मिक्सर जो यूज करते हैं, तो वो तो यूनिवर्सल मोटर उसमें यूज किया जाता है। अब है मिक्सर का प्रचालन गति का परास 3000 से 12,000 आरपीएम होता है। 3000 से 12,000 आरपीएम होता है। अर्ध स्वचालित प्रकार के दो वॉशिंग मशीन में होती है। मतलब अर्ध स्वचालित प्रकार के दो वॉशिंग मशीन में होते हैं। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो पल्स्टर घूर्णन नहीं करेगा। पल्सेटर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करती है। पल्सेटर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करती है। पंपों का मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है। इस दोष के संभावित कारण खराब प्रेरक हो सकता है। थर्मोकपल ताप युग्मक दो अदृश्य धातुओं द्वारा लिया जाता है बिना पानी भरे ही। यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो उसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी। रूम हीटर
का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक तापन अवयव के हीटिंग एलिमेंट श्रेणी में तरह जुड़ा रहता है। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडलीय ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों समानांतर में जुड़ी रहनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रॉन आयरन की बॉडी से हो जाए तब इसका तापन प्रभाव वही रहेगा। विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाली डीसी विभेदक संयुक्त रूप से जाना जाता है। विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाले डीसी विभेदक संयुक्त रूप में आना जाता है। घरेलू विद्युत ओवन में तापक थर्मोस्टेट नियंत्रण होता है। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम थर्मोस्टेट नियंत्रित होता है। रोस्टर इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। साधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत लेपन में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति विद्युत धारा जनित ऊष्मा में हो जाती है। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति का कुछ क्षति विद्युत धारा जनित ऊष्मा में होती है। आपको एक पंखा या फिर लैंप परिवर्तित करना है तो ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग मुख्य स्विच को बंद करना है। विद्युत जल तापन और संयोजक केबल के बीच ISI के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 1.01 किलो ओम होनी चाहिए। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा 7500 से 900 सेंटीग्रेड तक होती है। एक तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा 750 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड तक होता है। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक चीनी मिट्टी की होती है। किसका होता है? तो चीनी मिट्टी की होती है। विद्युत पातक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक चीनी मिट्टी है। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रण युक्त थर्मोस्टेट होती है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल कुछ ओम्स यानी 10 ओम से या फिर 0 होनी चाहिए। नए स्टेटर में स्विच का प्रतिरोध केवल 10 ओम से कम या फिर 0 होनी चाहिए। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के कैपेसिटर का यानी संधारित्र का एक संयोजन खुल जाए तो पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रक नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका रेगुलेटर ओपन सर्किट है। यदि कोई मेज का पंखा धीरे धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। रोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय
तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। रोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु रोस्टर जो है तो रोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य फेज शिफ्ट करना होता है। तो गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेखित तांबा बनाए जाते हैं जिससे कि वह आवरण मुक्त जल से भी खराब ना हो। यदि किसी वॉशिंग मशीन को बेल्ट ढीला हो जाए तो केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। अब कह रहा है कि टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारी कपड़ों को घुमाने के लिए गुणन करता है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान 500 से 900 सेंटीग्रेड होता है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान 500 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड होता है। रोस्टर में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। विद्युत केतली में आधार पट्टिका का प्रयोजन अवयव को नर्तक के निकट संपर्क में रखता है। वेस्ट ग्राइंडर में संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। वेट ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जब फूड मिक्सर बार बार रुक कर चलता है तो उसमें वर्म आउट ब्रश दोष है। उसमें क्या है? वर्म आउट दोष है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के मेक व ब्रेक बिंदु को जलने से रोकने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो चांदी का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम के अलावे कैथोल तत्व का प्रयोग तापन अवयव के रूप में किया जाता है। नाइक्रोम के अलावा किसका? तो कैथोल तत्व का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम अगर नहीं रहेगा तब शॉर्ट सर्किट हीटिंग तत्व वाला हीटर का परीक्षण एक श्रृंखला लैंप के साथ किया जाता है तो परीक्षण लैंप सामान्य रूप से चमकेगा। शॉर्ट सर्किट हीटिंग तत्व वाले हीटर में परीक्षण एक श्रृंखला लैंप के साथ किया जाता है तो परीक्षण लैंप सामान्यतः रूप से चमकेगा। इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर में मुख्यतः घटक टायक और डायोड है। यदि पिसाई करने वाले मशीन में पहिए को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो पहिए ढीले होकर उतर जाएंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर का सबसे ठंडा भाग में इवोपरेटर यानी वाष्पीकारक यानी इवोपरेटर है। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट तक होती है। ऐसे अप्रोक्स 400 वाट तक होता है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जाता है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब
से बदल दिया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मुख्य घटक इवेपरेटर, कंप्रेसर और एक्सपेंशंस डिवाइस है। क्या कहा है? घरेलू रेफ्रिजरेटर का मुख्य घटक क्या है? इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशंस होते हैं। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रीऑन है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रीऑन 12 होता है। गीजर की आंतरिक टंकी टिन आलेपित तांबे से बनाई जाती है ताकि इसमें जंग न लग जाए। यदि वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो सिर्फ पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? तो ऊष्मा हानि घटाने के लिए। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माइका, प्रेस, टंगस्टन स्ट्रिप। द्विधारित स्ट्रिप के लिए द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? तो हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नज़दीक ले जाकर। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेशन पदार्थ कौन सा होता है? तो माइका चित्र में दिखाए गए हैं, तो ये हीटिंग है। 6 नंबर है क्वेश्चन कि विद्युत संबंधित कार्य करते समय खाली बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं रहती है। तो किस में नहीं रहती है? लकड़ी में नहीं होती है। सूखा लकड़ी जो रहेगा उसमें नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्टीव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य खाली स्थान नियंत्रित करता है तो तापमान को किसका करता है? तो तापमान को नियंत्रित करता है। कहा है तो इलेक्ट्रिक ओवन थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो तापमान को नियंत्रित करना। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रण अवयव का नाम क्या है? तो थर्मोस्टेट है। हर उपकरण का पानी यानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग यानी नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? तो धातु के ट्यूब, मेटल में कंसील्ड वायर। घरेलू उपकरण का सिंगल फेज का पूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है तो 230 है। इसमें कितना किया जाता है? तो 230 है। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो 13 नंबर अभी बताया, थर्मोस्टेट का किया जाता है। थर्मोस्टेट का किया जाता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें द्विधारित पत्ती भी दिया है तो भी आप लोग मार सकते हैं। इसमें क्या दिया है? द्विधारी धात्विक पत्ती दिया है या थर्मोस्टेट, ये दोनों में से कोई रहे तो आप इसको लगा सकते हैं। एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली
यानी कॉइल से बेस की प्लेट तक ऊष्मा स्थानांतरण मुख्यतः खाली स्थान द्वारा होता है, तो चालन के द्वारा। एक रोस्टर का तापन एलिमेंट तो नाइक्रोम के तार से बनी होती है। एक रोस्टर का तापन एलिमेंट नाइक्रोम के तार से बनी होती है। एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित होती है, तो चालन के माध्यम से। यह 1000 वाट का हीटर 200 वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। यदि महीने में 30 घंटे तक जुड़ा है। यदि विद्युत के दाम 4 रुपया प्रति इकाई हो तो बिजली का बिल कितना होगा। तो सिंपल इसमें है, कुछ नहीं है, आराम से इसमें बन जाएगा। इसमें क्या क्या आपका दिया है, 17 नंबर में है। इसमें देखिए वाट दिया है, यानी कितना हो गया, 1000 गुने कितना 200 और फिर गुने कितना कह रहा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, तो यानी 1 यूनिट 1 गुने 30 और बटा में कितना 1000। ये कट जाएगा 1000, तो कितना हुआ 3 दूना 6, तो यानी 6000 हो गया। 3 दूना 6, तो 6000 हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, सौ वाट के है, 200 बैटरी सप्लाई हो रहा है, जोड़ा जाता है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि 4 रुपया प्रति इकाई की दर से बिजली की खपत क्या होगी, तो 6000 आ गया। अब बटा में कुछ नहीं, अब इसको क्या करेंगे 4 से हम लोग, क्योंकि 1 यूनिट का दाम इतना, तो 15 चौके यानी 1500 रुपया आ रहा है। जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऐसे 120 आएंगे, फिर से 1000 वाट है, 1000 गुने सॉरी हो, हाँ ये मतलब वोल्टेज दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि 2200 से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका हो जाएंगे 1000 और गुने वोल्टेज से कोई नहीं मतलब होता है ना, आपका टी होता है। तो टी कितना है, 1 घंटा और 30 दिन है, ठीक है, बटा में 1000। तो 1000 ठीक, तो 1000 कट गया, तो यानी 30 हो गया। 30 हमारा आ गया, 30 क्या है, तो यूनिट आया। तो अब कितना, 1 यूनिट का दाम कितना है, तो 4 रुपया, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, तो 120 रुपया। समझे आप लोग। ये जो इसमें वाट दिया है 200 वोल्ट जो दिया है ना, ये तो सप्लाई है, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। यह 220 दे देगा, 240 दे देगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। उतना वोल्टेज आ रहा है। हमारा यूनिट बराबर क्या होता है कि पावर गुने समय गुने डे, अब बटा में 1000, ये हमारा यूनिट बराबर आता है। समझ गए। अब आगे देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ऐसी विद्युत तापन की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है। आपको पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने कौन सा कदम उठाएंगे। तो इसमें ये नंबर देता है, इसमें ये नंबर क्या है कि तापन को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना। 19 नंबर। अब आइए,
आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है तो ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है हो सकता है? आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा होगा? तो ये डी नंबर आप मार लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि मुख्य आपूर्ति स्विच को बंद करना। डी नंबर मुख्य आपूर्ति स्विच को मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना। 20 देखिए कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होनी चाहिए तो कितना, तो किलो वाट होनी चाहिए। एक थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होनी चाहिए तो कितना होना चाहिए, तो इसमें किलो ओम होना चाहिए, मतलब 1 किलो ओम तब होना चाहिए। स्टोरेज प्रकार की वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है, तो स्टेटर टैंक की दीवार पर टाँका लगा कर। फिर से है, स्टोरेज प्रकार की वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है, तो स्टोरेज टैंक की दीवार पर टाँका लगाकर। ठीक है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। सी नंबर होगा कि थर्मोस्टेटर संपर्क का खोलना हीटर निम्नलिखित प्रकार करता है, तो किस प्रकार करता है, तो आपका सी नंबर किस पे कारण करता है, तो सी नंबर पर काम करता है भाई। तो प्रतिरोध भार पर करता है, प्रतिरोध भार पर करता है। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध है खाली स्थान होता है तो आधा होता है। रोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध है आधा होता है। 25 नंबर, यदि किसी वॉशिंग मशीन के बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा, तो केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान से कम नहीं होना चाहिए, तो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किसी छत पंखा के लिए पंखा परिपथ में नियंत्रण यानी रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रण यानी रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर के मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी, तो इसमें ग्राउंडेड होगा। यदि मिक्सर की मोटर धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी, तो ग्राउंडेड हो जाएगी। गीजर की बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में कौन सा सामग्री उपयोग होती है, तो ग्लास वूल होता है। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किसमें, तो वाटर हीटर में होता है। तो वाटर हीटर में 1200 से 1400 या फिर 2000 मतलब 1000 से अधिक होता है। आयरन में होता है 350 से 350, 750, 1000 होता है। वॉशिंग मशीन में 1000 से
मतलब 100 वाट से 250 वाट होता है वॉशिंग मशीन में। वैक्यूम क्लीनर में 1000 से कम और 750 या फिर 400 होता है। तो घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर कार्य करता है? तो किस वोल्टेज पर कार्य करता है? तो 230 वोल्टेज पर कार्य करता है। इसे 240 पर काम करता है। अगर इसमें नहीं दिया है तो आप वही मारिए, 230 पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच का सुरक्षित डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितनी सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? तो कितना नीचे रखा जाता है भाई? तो इसमें 10 से 12 सेंटीमीटर। सी नंबर। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितना सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। सीलिंग फैन उपयोग करता है तो अस्थायी कैपेसिटर मोटर के द्वारा। इसे 1.5 म्यू फैराडे से 2.5 फैराडे तक चलता है। छत के पंखे परिपथ रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो फैन के पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। सीलिंग फैन की पत्ती फैन की बॉडी से जुड़ी होती है। फैन की किससे? बॉडी से जुड़ी होती है। सीलिंग फैन की पत्ती जो होती है सीलिंग फैन की बॉडी से जुड़ी होती है। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है तो क्या होगा? अगर मिक्सर की आर्मेचर कुंडली अगर खुली हुई है तो क्या होगा? तो इसमें हो जाए मिक्सर, सी नंबर, मिक्सर चलेगा ही नहीं। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः होती है। तो इसमें तो कितना के लिए होता है? तो यूनिवर्सल मोटर पहले यूज होगा, 400 वाट रहता है। सही है। अब है 40 नंबर कि मिक्सर के प्रचलन गति परास कितनी होती है? तो प्रचलन परास कितनी होती है? तो इसमें लगता है कि 3000 से 14000 होता है। VVI है क्वेश्चन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये VVI है, आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। 2 अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल कितना? 2 अदृश्य धातुओं द्वारा बनाया जाता है। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित नियंत्रित होती है। तो इसमें होता है थर्मोस्टेट के द्वारा। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित नियंत्रित होती है। तो किससे नियंत्रित होती है? थर्मोस्टेट से। 2 धातुओं वाली पत्तियां प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें उपयुक्त सभी से की जाती है। क्या क्या? तो थर्मोस्टेट से अभिचालनों में विद्युत परिपथ को खोलने अथवा बंद करने के लिए। अच्छा, फिर आगे है कि धातु से बने थर्मामीटरों से, तीनों से हो जाएगा। ठीक है। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। तो किसका बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? ये VVI है, आप लोग मार लीजिए। VVI ये भी है। तो किसका होना चाहिए?
तो इसमें उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, इसमें उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। डी नंबर। क्या कह रहा है, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव यानी हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा होता है? तो ये तो अब ये हम लोग पढ़े थे फ्यून 12, तो इसमें फ्यून कितना होगा 12। अब है कि 1000 वाट, फिर आ गया वो क्वेश्चन, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है, तो 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिनों का बिल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही बात है, कुछ नहीं करना है, पहले हम अपना यूनिट निकालेंगे। तो 1000 और गुने 4 और गुने कितना दिन, तो 30 दिन, 30 दिन बोल रहा है ना, इतना हीटर 4-3 घंटे आता है, तो प्रतिदिन, हाँ 30 दिन। अब बटा में कितना, 1000, एक और जीरो बैठ गया ना, 1000 ख़त्म, तो 4 है 12, 12 ये यूनिट आया, इसमें हम लोग गुना कितना से कर देंगे, 35 से। अब बाटा में 35 पैसा है ना, तो रुपया में बदलने के लिए 100 से ये कट गया, फिर ये 6, ये हो गया आपका 5, 7 पचे 35, 6 पचे 30, 30 क्या आ गया, ये हमारा रुपया आ गया। तो 30 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो इसमें देखिए 30 रुपया इसमें दिया, तो इसमें नहीं दिया 30 रुपया, तो इसमें डी होगा आंसर। 30 रुपया नहीं दिया है तो डी होगा, क्योंकि हमारा 30 रुपया आया है। ठीक है, अब है आपका एक इलेक्ट्रिक आयरन के एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है, और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाती है चाहे, तब क्या होगा, तो इसका ऊष्मीय मान वही रहेगा, इसका ऊष्मीय मान क्या रहेगा, वही रहेगा, इसका ऊष्मीय मान वही रहेगा, नहीं इसका ऊष्मीय मान वही रहेगा, सॉरी ये आपका सी नंबर, उसका ऊष्मीय प्रभाव वही रहेगा। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होती है, तो थर्मोस्टेट से होती है, अभी हम लोग पढ़ें। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बने होते हैं, तो ये तो अभी हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है।